दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लास बाय अनिल। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट आज एक प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके थे हम। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला व विराम चिह्न। तो चलिए पहला सवाल क्या कहता है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो देखो अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक क्या होता है, जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता हो वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब देखो अनुनासिक वर्ण कौन सा है। देखो प नहीं है। प कौन सा वर्ण है। प है ओष्ठ्य व्यंजन। कौन सा है, ओष्ठ्य। ये तो ओष्ठ्य हो गया। और ग ये कंठ हो गया, कंठ हो गया। प क्या हो गया, प भी हो गया ओष्ठ से, प भी हो गया ओष्ठ से। बचा क्या, एक ही वर्ण बचा। वो कौन सा बचा, अण। ये कौन सा है, ये अनुनासिक वर्ण है। कौन सा वर्ण है, अनुनासिक। यही अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, यही अनुनासिक वर्ण है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर, देखो संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त, सबसे पहले तो ये समझो कि संयुक्त स्वर होते क्या चीज़ है। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए ए, छोटी ई, जिसमें छोटी ई इसे तो किसी से मिलकर बनती नहीं, ये भी किसी से मिलकर नहीं बनता, तो ये तो आंसर नहीं है। ये भी आंसर नहीं है। आ और ई, आ और ई, ये भी किसी से मिलकर नहीं बनता, छोटी। ये दोनों संयुक्त स्वर हैं, ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त स्वर किसके प्रकार हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त स्वर किसके प्रकार हैं। तो ये समास के प्रकार तो है नहीं, क्योंकि समास तो 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, जबकि समास अलग चीज़ है। स्वर के व्यंजन के भी नहीं होते, संधि के भी नहीं होते, और क्या बचा, स्वर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सी, स्वर इसका एकदम सही आंसर है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त स्वर किसके प्रकार हैं, तो ये भैया स्वर के। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा का मतलब होता है जीभ के आधार पर, जिह्वा का मतलब होता है जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। तो देखिए जीभ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन कौन से होते हैं जीभ के आधार पर। तो देखो पहला होता है अग्रभाग, 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 है मध्य भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और कौन सा होता है, पश्च भाग। ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भैया देखो ध्वनि 8 प्रकार की तो होती नहीं है, 6 प्रकार की भी नहीं होती, 4 प्रकार की भी नहीं होती। इसका राइट आंसर है 2, इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बी। देखो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ध्वनि होती हैं 2 प्रकार की। वो कौन कौन सी होती हैं, नंबर एक होती है ध्वनि स्वर में, और दूसरा प्रकार होता है इसका व्यंजन में। तो ये ध्वनि 2 ही प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। भाई देखो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखो वो कौन कौन से होते हैं। नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर 1
ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर दो दीर्घ स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुप्त स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। देखो दीर्घ स्वर है ना, इसको हम गुरु या संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु या संधि स्वर भी कहते हैं। देखो ये ह्रस्व स्वर है ना, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो भैया मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखो एक से अधिक वर्णों के मेल को, वर्णों का मेल किया जा रहा है यहाँ, किसका? वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई? देखो अक्षर नहीं कहते, अनुस्वार भी नहीं कहते, है ना, स्वर भी नहीं होता, ये व्यंजन होता है जी, है ना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण, तो देखो आपने जब वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें अल्प प्राण और महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का, व्यंजनों का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। तो देखो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये होता है भाई अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये होता है महाप्राण, ये होता है महाप्राण, ये होता है महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण की बात कर रहा है, वर्ग ख, क ख, ये दूसरा वर्ण है, तो ये तो महाप्राण हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। ग क ख ग, ये तीसरा आंसर है, तीसरा। और तीसरा तो इसमें होता है अल्प प्राण में, तो इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर यही सी हो जाएगा। ये चौथा अक्षर है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दूसरा अक्षर है। ये तीनों महाप्राण हैं और ग इसमें अल्प प्राण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। सारे क्वेश्चन यूपी प्लस एग्जाम 2024 में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे और शानदार कंटेंट आपके लिए मैं खुद ही तैयार करता हूं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से मैं आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लाता रहूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन सा है भाई? दीर्घ स्वर की बात करें तो ओ दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भैया संयुक्त स्वर हैं। ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। ओ भी नहीं है, तो क्या है? आ, क्या है? आ, ये दीर्घ स्वर है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगला, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, ये 2 बार लिख गया है भाई, इसको मिटा देंगे, इसको, ये 2 बार लिख गया है, इसको हम मिटा देते हैं। ये 2 बार लिख गया है, इसको मिटा देते हैं पहले, क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखेगा, फिर आपको क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिखेगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? तो देखो भाई कंठ तालव्य की बात की जा रही है,
निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? तो देखो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये वाले और ये वाले, ये तो भाई दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों तो दीर्घ स्वर हैं। ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं। ओ क्या है? ओ, ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है, ये भाई संयुक्त स्वर है। बचा क्या? ए बचा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कंठ तालव्य, निम्न में से कंठ तालव्य है ए, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो देखो अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो विसर्ग का तो ये करता नहीं है, स्वर का भी नहीं करता, चंद्र बिंदु का भी नहीं करता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण का। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर ही तो भाई अनुस्वार कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? तो च तो पार्श्विक नहीं है और ये भी नहीं है, ये तो अनुनासिक है। ये र क्या है? ये क्या है? प्रकंपित या लुंठित, इसको क्या कहते हैं? ये र क्या है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण, लुंठित। ये क्या है? अनुनासिक है। ये क्या है? अनुनासिक है, अनुनासिक है भाई। ल बचा, यही पार्श्विक, यही पार्श्विक ध्वनि है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अवतरण चिन्ह को किस अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें इसका कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो नहीं है, योजक चिन्ह तो देखो ये होता है, योजक चिन्ह होता है ये जब दो शब्दों को मिलाना हो। कोष्ठक चिन्ह नहीं है, कोष्ठक चिन्ह होता है भैया ये। निर्देशक चिन्ह नहीं है, निर्देशक चिन्ह होता है भाई ये। तो क्या बचा? उद्धरण चिन्ह बचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपने आप ही सी हो जाएगा। एनिमिलेट लगा लीजिए, 3 क्वेश्चन हट गए तो एक अपने आप ही आंसर बचा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है ना? तो इस क्वेश्चन में देखिए कि कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखो निर्देशक तो इसमें कहीं है नहीं, अर्धविराम भी इसमें कहीं नहीं है, कोष्ठक भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर लास्ट में बचा क्या? भाई 3 ऑप्शन हट गए तो एक ही तो ऑप्शन बचा, वो क्या बचा? वो ए ऑप्शन बचा, तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? देखो मध्य स्वर कहते हैं अ को। किसको? अ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो देखो ह, ह क्या है? ये तो भाई ऊष्मीय व्यंजन है। ये क्या है? ये तो भाई ऊष्मीय व्यंजन है, ये तो ऊष्मीय व्यंजन हो गया। ये भी ऊष्मीय, ये दोनों ऊष्मीय व्यंजन हो गए। र क्या है? ये प्रकंपित है, प्रकंपित या लुंठित, इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित। बचा क्या? 3 ऑप्शन तो हमने हटा ही दिए, तो इसे कहते हैं एनिमलेट, इसको कहते हैं एनिमिलेट। और जो एनिमलेट लगा लिया तो क्वेश्चन के 2 या 3 ऑप्शन को हटा दो, एक आंसर हो जाएगा आपका। तो 3 हमने हटा दिए तो बचा क्या? ज। तो यही तो हमारा राइट आंसर है। 16 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 17 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह को 2 पृथक सत्ताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है?
कौन सा ब्राह्म चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता? देखो भैया, जोड़ने का काम अवतरण चिन्ह तो करता नहीं है, निर्देशक भी नहीं करता, विवरण चिन्ह भी नहीं करता। सीधी सी बात है कि योजक चिन्ह ही दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है भाई? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? देखो, संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। तो देखो, ये संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो दो स्वरों से मिलकर बना हो। तो ये इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, री वाला भी आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, अगर मैं बात करूं ए ओ और ओ कि किससे मिलकर बनते हैं, तो देखो, आई आई अ ए आई आई। तो अ धन ए इससे मिलकर बनता है। ये अ धन इससे मिलकर बनता है। ये अ धन ओ से मिलकर बनता है। और ये अ धन औ और औ, ये अ धन ऊ से मिलकर बनता है औ, और अय इससे मिलकर बनता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। वैसे भी भाई इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा मेरे हिसाब से डाउट लग रहा है। इसको अगली वीडियो में बता दूंगा मैं, देख के थोड़ा सा मुझे इसमें क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो देखो, वर्षा, ये जो रा है ये तो री नहीं है, ये रा है। तो ये आंसर नहीं है। क्रिया में भी रा है, रिपु में भी का है, रा है। देखो, री क्या होता है? ये होता है री। तो इसमें वृष्टि में री है। तो आज राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अगर हम किसी व्यंजन को लिखें और उसमें स्वर ना हो तो फिर किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार का नहीं किया जाता, अनुनासिक का भी नहीं किया जाता, स्वर का भी नहीं, हलंत का किया जाता है। कैसे? जैसे जैसे मैं लिखूं, जैसे क है, अगर मैं बिना स्वर के लिखूं तो उसके नीचे हलंत आ जाएगा और अ लगा जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये स्वर रहित व्यंजन है। ये भाई स्वर रहित व्यंजन है जिसके नीचे हलंत लग जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई देखो, स्वर नहीं होता, योगवाह नहीं है, हलंत भी नहीं है, वर्ण। इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के वर्णों के कितने भेद हैं भाई? 7 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं। वर्णों के तो 2 ही भेद हैं। कौन कौन से? स्वर, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ए नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्ण तो अक्षर और संधि, इनमें तो कोई आंसर ही नहीं है। वर्णों के समुदाय को तो वर्णमाला ही कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25। अब निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? देखो, अघोष, घोष और अघोष आपने पढ़े होंगे। आपने घोष और अघोष पढ़े होंगे। तो देखो, अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा। और घोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो इस हिसाब से लगा लो। इस हिसाब से देखो, ग नहीं है, ज नहीं है, घ नहीं है, ये पहला अक्षर है किसका? प्रत्येक वर्ग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला अक्षर अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का, तो क भी पहला ही अक्षर है, इसलिए ये अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृभूमि तो री है, मूर्धा में र है, मातृभूमि में र है, क्रम में भी र है, इसमें नहीं है। तो उसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसने पूछा र व्यंजन नहीं है, तो इसमें र नहीं है, इसमें तो री है भाई, इसमें तो री है, री, इसमें र है ही नहीं है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि क, ये तो भाई कंठ से बोली जाती है, किससे? कंठ से। प, ये भाई ओष्ठ से बोली जाती है, किससे बोली जाती है? ओष्ठ से, ठीक है। ट बोली जाती है भाई मूर्धा से, ट बोली जाती है मूर्धा से। तो तालव्य एक ही आंसर बचा। श को किससे बोलते हैं? तालव्य। तो 26 का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन सब जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब क्या कहलाता है भाई? वो तालव्य नहीं होता, द्वितीय व्यंजन भी नहीं हो जाता, सजातीय भी नहीं होता, और संयुक्त व्यंजन होता है। कौन सा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका। नासिका, नासिका द्वारा द नहीं होता, ज नहीं होता, ड नहीं होता, यही होता है, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ नहीं है, मूर्धा नहीं है, दंत्य नहीं है, तालु। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भाई अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर, देखो ये अर्धस्वर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सॉरी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका राइट। य और व, य और व, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही अर्धस्वर हैं। कौन से हैं? अर्धस्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। छ वर्ण किसके योग से बनता है? क छ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं। क प्लस श से मिलकर ही छ बनता है, क प्लस स से मिलकर ही छ बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। तो बताइए भाई नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? देखो श तो नहीं है, ये तो तालु से है, ये भी नहीं है, च, ये भी नहीं है, और न, नासिक व्यंजन न। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? बताइए भाई, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? क्या अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक निर्नुनासिक को कहते हैं? प्लुप्त और विसर्ग को कहते हैं? नहीं, इसको भी नहीं कहते, इसको भी नहीं कहते, इसको भी नहीं कहते। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार तो भैया देखो ये होता है, और विसर्ग ये होता है, और इन दोनों को ही अयोगवाह कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला 34। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो देखो अल्पविराम का वाक्य के अंत में नहीं करते, कहीं भी कैसे कर सकते हैं? वाक्य के शुरू में भी नहीं करते। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सब 35 की तरफ। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, तो उसमें प्रश्नवाचक तो किया ही नहीं गया, लाघव चिन्ह भी इसमें नहीं है, लाघव भी नहीं है, अल्पविराम भी नहीं है। देखो ये पूर्ण विराम होता है, तो इस पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो 35 में का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखो लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, निर्देशक भी होता है, लेकिन उपदेशक नहीं होता। तो इसका राइट आंसर यही है, इसका राइट आंसर यही है, ए ऑप्शन। अब कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? क्वेश्चन नंबर 36 तरफ चलते, 37 की तरफ चलते हैं भाई। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह,
तो देखो तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हुई, तो ये तो नहीं है। वाह कितना मजा आ रहा है, ये तो भाई विस्मय बोधक है। माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, इसमें तो कोई भी नहीं है। पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना, तो देखो उद्धरण जो चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह यही तो है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला और ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंसपद किस ब्राह्म का एक नाम है? हंसपद, देखो हंसपद अल्प ब्राह्म का नहीं है, पूर्ण ब्राह्म का नहीं है, लोप का नहीं है, त्रुटि ब्राह्म को ही हंसपद कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, अल्प ब्राह्म चिन्ह का अल्प ब्राह्म का चिन्ह कौन सा है? देखो अल्प ब्राह्म का चिन्ह ये नहीं है, ये तो पूर्ण ब्राह्म है, ये अर्ध ब्राह्म है, विस्माद बोधक है, ये अल्प ब्राह्म है भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विवरण नहीं होता, उप नहीं होता, निर्देशक नहीं होता, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में ही किसी कठिन शब्द को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41, उपब्राह्म का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? उपब्राह्म, उपब्राह्म का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपसे विशेष निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और इस प्रैक्टिस सेट में 41 क्वेश्चन थे, और अगले प्रैक्टिस सेट 3, अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो आएगा संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं अब ये कंटेंट में खुद तैयार करता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कभी अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।